वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, इसी भर्ती के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी है, हमारे खान सर की है, इसी बुक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में टोटल 18 सॉल्व पेपर दिए गए हैं जो कि 2006 से 2020 तक में पूछे गए हैं। दोस्तों उन्हीं सारे पेपरों को यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बना है, जो कि हमारा चैनल नाम है दोस्तों डीवी ऑनलाइन स्टडी। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले हमने कई सारी वीडियो पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों 26 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे ही क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और साथ में इन दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो हम लोग पहला क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें हम सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों सामान्य ज्ञान के बाद दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो ये सामान्य ज्ञान का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, दोस्त, साथी, यात्री और मित्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथी, यानी कि एक का अगर हम देखें तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक के बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया। भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ या फिर दोस्तों बांग्लादेश के साथ। दोस्तों यहाँ पे नेपाल के साथ कर दिया गया था। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया था। दोस्तों वो हमारा है नेपाल, यानी कि दूसरे का अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला हम लोग दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। दोस्तों जब 2018 में एशियाई खेल हुआ था उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर चीन देश था। तो वो चीन जो था वो कितने स्वर्ण पदक जीता था, यहाँ पे ये बात पूछी गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टोटल उसने 132 स्वर्ण पदक जीते थे, यानी कि तीसरे का अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे डी, यानी कि 132 स्वर्ण पदक जीते थे। कौन दोस्तों, चीन। स्वर्ण पदक कौन जीता था दोस्तों, चीन जीता था। ये प्रथम स्थान पे था, प्रथम था। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात कर दी जाए उस समय पे भारत कितने स्वर्ण पदक जीता था, तो भारत जो था दोस्तों कुल 15 स्वर्ण पदक जीता था। भारत 15 स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। और ये कौन से स्थान पे था, तो 8वें स्थान पे था दोस्तों। कौन से स्थान पे था, 8वें स्थान पे भारत था। और ये जो चीन था वो प्रथम स्थान पे था। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो अभी मेजबानी जो दोस्तों 2018 के बाद फिर 2023 में हुई है, तो 2023 में जो इसकी मेजबानी हुई है, 2023 में मेजबानी कौन किया है, मेजबानी यही चीन ने किया है दोस्तों। किसने किया है, मेजबानी चीन ने किया है, चीन ने किया है दोस्तों। कौन किया है, चीन ने किया है। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्ट हो गए, इनको आप जान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरे के बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या फिर दोस्तों जर्मनी में। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो हमारा कौन से देश में स्थित है, वो हमारा नीदरलैंड है। अगर देखा जाएगा दोस्तों 4 का हमारा
ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित डॉट डॉट होता है। किसमें होता है दोस्तों, फल में परिवर्तित होता है। यानी कि 5 का अगर हम देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 5 के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डाडास वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारे की। इनमें पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। यानी कि 6 का अगर हम देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 के बाद दोस्तों हम लोग 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डॉट डॉट कहा जाता है। फ्लोएम कहा जाता है, कोलेन काइमा कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है, या स्क्लेरन काइमा कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। यानी कि 7 का अगर देखा जाएगा तो सी यानी कि जाइलम हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखेंगे 7 के बाद दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। दोस्तों यहाँ पे एक दिया गया है नंबर फर्स्ट पे गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। क्या कहा गया कि पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। दोस्तों वो है ब्रेड मोल्ड। यानी कि 8 का अगर हम देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाएगा 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है जैव प्लास्टिक है, नायलॉन है, रेयान है, पॉलीस्टीरीन है। दोस्तों क्या कहा गया, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, जैसे कि आप कह सकते हैं पौधे या जानवर से भी कह सकते हैं, के बिना बनाया गया, मतलब किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के द्वारा या फिर किसी पौधे जानवर को भी इनका किसी का प्रयोग नहीं किया गया है, एक मानव निर्मित फाइबर बनाया गया। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया। किसे किसे तैयार किया गया है दोस्तों, फाइबर जो तैयार किया गया है कोयले से, पानी से और हवा से तैयार किया गया। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह क्या है दोस्तों, वो है नायलॉन है दोस्तों। 9 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाएगा 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि विश्व हिंदी दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। यानी कि 10 का अगर हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 जनवरी 2006 में प्रथम बार मनाया गया था। अगर बात दोस्तों की जाए यहाँ पे 10 जनवरी 2006 में प्रथम बार मनाया गया था, ठीक है। अब अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे 15 जनवरी जो लिखा है, ये 15 जनवरी को क्या होता है, 15 जनवरी को होता है भारतीय सेना दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं भारतीय सेना, और यहाँ पे दोस्तों दिवस, भारतीय सेना दिवस। और 17 जनवरी की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो 17 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बाल आविष्कार दिवस। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों राष्ट्रीय बाल आविष्कार दिवस। अब अगर बात की जाए तो ये 17 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, 17 दिसंबर को होता है पेंशनर दिवस होता है, पेंशनर दिवस होता है। 17 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, पेंशनर दिवस होता है। यानी कि ये सारी बातें हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर राइट हमारा हो जाएगा 10 के ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था प्रथम बार। तो 10 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डॉट 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 ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया कि जीन बैटिस्ट लैमार्क,
ऑगस्ट वाइजमैन, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों डाट डाट ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो वो है लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, यानी कि 11 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 के बाद दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, और 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलिंग एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ जोशी है, नंदन नीलेकणी है, रतन टाटा है, विशाल सिक्का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकणी है, यानी कि 12 का अगर देखा जाएगा तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनके अलावा दोस्तों विरल शाह भी इसके लेखक हैं। अगर देखा जाए, अगर इनके अलावा पूछ लिया जाए, इनके अलावा जो है विरल शाह, इनके अलावा विरल शाह भी इसके क्या है दोस्तों, विरल शाह भी हैं, मतलब इस रियलाइजिंग एंड बिलिंग एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक विरल शाह भी हैं, विरल शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डाट डाट द्वारा की गई थी। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो राजा चैलिया समिति के द्वारा, विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, जीएसटी परिषद के द्वारा, मनमोहन सिंह आयोग द्वारा। दोस्तों जीएसटी परिषद के द्वारा पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी, यानी कि देखा जाए तो 13 का यहाँ पे हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो जीएसटी का कौन से संविधान संशोधन करके लाया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन हुआ था। और दोस्तों कब हुआ, अगर लागू की बात कर ली जाए, लागू क्या हुआ दोस्तों, जीएसटी की बात कर रहे हैं, लागू हुआ है ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इसके मुख्य पॉइंट थे। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चनों में भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो वापस देखिए यहाँ पे फिर पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 13 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। कोच्चि में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। 14 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब स्थापित किया गया था, अगर इसकी स्थापना का वर्ष पूछा जाए तो वर्ष है हमारा दोस्तों 2001 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2001 में। अगला देखेंगे 14 के बाद दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिले डॉट डॉट से संबंधित है। लखनऊ से, कानपुर से, रायबरेली से, उन्नाव से। अब दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली से, यानी कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर की बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित थी दोस्तों, तो रायबरेली से। तो यानी 15 का देखा जाएगा तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके कब इसका संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, यानी कि पहले उत्तर प्रदेश का, इस क्वेश्चन को भी है दोस्तों हम लोग प्रीवियस पेपरों में पढ़ चुके हैं। यानी कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, बाद में इसको बदल करके इसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। दोस्तों कब किया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 16 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 के पहले जो था हमारा संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 से हमारा ये उत्तर प्रदेश नाम से जानने जाना लगा। आगे देखेंगे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। दोस्तों 17 का जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सिद्धार्थनगर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 17 के यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया।
काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में उत्पाद के रूप में चुना गया था। आगे देखेंगे दोस्तों 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डाट जिले में हुआ था। बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में, फैजाबाद में। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एटा में हुआ था। 18 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अब अगर दोस्तों जाने, इनको तूती ए हिंद उपाधि भी प्राप्त थी। अगर देखा जाए तो तूती ए हिंद, तूती ए हिंद की उपाधि भी प्राप्त हुई। उपाधि भी प्राप्त थी दोस्तों, प्राप्त थी। किसको दोस्तों, यही अमीर खुसरो को। तूती ए हिंद की उपाधि भी प्राप्त थी किसको, खुसरो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डाट में स्थित है। लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर दोस्तों फैजाबाद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैजाबाद, यानी कि 19 का अगर हम देखें तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी बहू बेगम की याद में मुगल कला में मकबरा बनाया था। कौन दोस्तों, यानी कि सिराजुद्दीन दौला ने अपनी पत्नी बहू बेगम की याद में मुगल कला में मकबरा बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी प्रसाद, किशोरी आमोनकर, वसुंधरा कोमकाली, हीराबाई बारोडकर। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी प्रसाद, यानी कि 20 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डाट संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों वर्तमान में भी अभी मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ही यूपी के मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले भी थे। तो कहा गया है कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये नागा संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, कालमुख संप्रदाय से, माधव संप्रदाय से। दोस्तों समझ लीजिएगा, नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय के संस्थापक की अगर बात की जाए तो मत्स्येंद्र नाथ थे। अगर हम यहाँ पे लिख दें तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक, संप्रदाय के संस्थापक, इसके दोस्तों जो संस्थापक थे तो वो है मत्स्येंद्र, ये है दोस्तों मत्स्येंद्र। इसके क्या है, संस्थापक है दोस्तों, किसके, नाथ संप्रदाय के। और इसका जो 21 का हमारा हो जाएगा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? दोस्तों नेपाल के साथ लगती है वो है दोस्तों महाराजगंज। कुल मिलाकर के दोस्तों अगर बात की जाए, जो नेपाल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो नेपाल के साथ सीमा किसकी लगती है दोस्तों, महाराजगंज की लगती है। तो ये यूपी के कौन कौन से जिले होते हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाएगा तो 22 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यूपी के जो जिले हैं दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो वो फर्स्ट है हमारा दोस्तों श्रावस्ती है। क्या है दोस्तों, श्रावस्ती हो गया। दूसरा दोस्तों बहराइच है हमारा, बहराइच है। तीसरा अगर हम देखें बलरामपुर है, बलरामपुर हो गया। बलरामपुर के बाद अगर हम देखें तो लखीमपुर हो गया, यहाँ पे लखीमपुर हो गया। लखीमपुर के बाद देखें तो लखीमपुर खीरी इसका पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है, लखीमपुर खीरी। और अगला देखा जाए तो लखीमपुर खीरी के बाद दोस्तों पीलीभीत हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पीलीभीत हो गया। पीलीभीत के बाद अगर देखें तो हमारा यहाँ पे हो गया महाराजगंज और बलरामपुर हो गया। यहाँ पे बलरामपुर
और फिर दोस्तों महाराजगंज, यहाँ पे महाराजगंज। दोस्तों ये जो है हमारे, ये नेपाल की सीमा से, बॉर्डर से ये टच होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, साथ में हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर और महाराजगंज। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, महाराजगंज हमारा ऑप्शन दिया गया था, तो जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है दोस्तों, महाराजगंज की लगती है, यानी कि 22 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। वो श्री गुरु तेग बहादुर है, श्री गुरु हरगोविंद है, श्री गुरु हर कृष्ण है, श्री गुरु गोविंद सिंह है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। 23 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात की जाए, यहाँ पे खालसा की बात की गई थी, खालसा पंथ की स्थापना, तो यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जो है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे यानी 23 का हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी। यानी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी दोस्तों, तो 8.46 मीट्रिक टन थी। दोस्तों कितनी थी, 8.46 मीट्रिक टन थी। तो यहाँ पे हमारा देखा जाएगा तो 24 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना की बात की जाए, यहाँ पे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। ठीक है, अब अगर की जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, अगर यहाँ पे राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो राष्ट्रीयकरण दोस्तों जब हुआ है हमारा, वो ईयर है हमारा 1949, यानी कि 1949 में हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब अगर बात की जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो है दोस्तों शशिकांत दास है। कौन है दोस्तों, शशिकांत दास है, शशिकांत दास। तो इतनी बातें आरबीआई से रिलेटेड और भी आप जान लीजिए। आरबीआई का पूरा नाम है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहीं पे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 17-18 में सोने की मात्रा कितनी दोस्तों, 8.46 मीट्रिक टन था। अगला देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। वो है दोस्तों श्री गुरु नानक देव हैं, श्री गुरु अमरदास हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह है, श्री गुरु रामदास हैं। तो 25 का जो हमारा राइट हो जाएगा श्री गुरु अमरदास है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 25 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन था। अब दोस्तों 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश था उस समय पे। 26 का हमारा देखा जाएगा तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे किसकी बात की गई है, बागवानी के आंकड़ों के अनुसार की गई है, जबकि दोस्तों यहाँ पे मतलब विकल्प के अनुसार देखें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि 26 का हमारा ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 26 के बाद दोस्तों हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या है, $126.80 बिलियन, $136.80 बिलियन,
डॉलर 146.80 बिलियन, डॉलर 156.80 बिलियन। तो 127 का जो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे डी के साथ, यानी कि डॉलर 156.880 बिलियन, यानी कि 27 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बात बताना है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ये दोस्तों गलत दिया गया। 1975 में आपातकाल के समय जो गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो ये तो हमारा पॉइंट हो गया गलत। आगे देखेंगे 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे हमको पहला ही सही दूसरे नंबर पे मिल गया, तो 28 का देखा जाएगा तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर कहा 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी नहीं थे। बाद में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी नहीं थे। तो यानी कि 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यानी कि 28 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों 29 पे आ जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अनुच्छेद 19 जो है संघ बनाने का अधिकार है। दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है गलत है, संघ बनाने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है, ये भी दोस्तों गलत है। 29 का हमारा अनुच्छेद 19 जो होता है किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार नहीं देता है। अब आगे आ जाएंगे सीएफ से अनुच्छेद 19A, यानी कि यह कह दे आप अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ ये दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 29 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे कहा है अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है, ये गलत था दोस्तों। यानी कि 29 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे आ जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गलत है। हमको गलत बताना है दोस्तों, यहाँ पे मतलब जो गलत है वो बात बताना है। तो गलत में दोस्तों देखा जाए यहाँ पे कहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों ये सही है। फिर कहा राष्ट्रपति के प्रदाय पर्यत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी बात दोस्तों सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता भी बिल्कुल बात सही कि राज्यपाल जो होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, सही बात कह रहा है। फिर कहा कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये यहाँ पे गलत कह दिया। अब गलत बताना है दोस्तों, तो यानी कि हमारा गलत कौन सा हो गया, 30 का हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये इसमें गलत कहा है। 30 वर्ष नहीं दोस्तों, यहाँ पे कितना होता है, 35 वर्ष का व्यक्ति हमारा 35 वर्ष के व्यक्ति का आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। कितने वर्ष का दोस्तों, 35 वर्ष का। और दूसरा क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, तभी वो क्या हो सकता है, राज्यपाल बन सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो 30 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डॉट की सलाह पर डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 31 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे आ जाएंगे 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा सही है। हमको सही बात बताना है कि सही कौन सा है। कहा गया कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बात बिल्कुल दोस्तों सही है, जाकिर हुसैन ही हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो हमारा 32 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये गलत है। और अगला भी दोस्तों पहले ही हमको सही मिल गया है, तो अब हम आगे तो सब गलत ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी 32 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। दोस्तों जॉर्डन की राजधानी कौन सी हो जाएगी, जर्फ हो जाएगी, इरबिड हो जाएगी, साल्ट हो जाएगी, अम्मान हो जाएगी। तो जॉर्डन की राजधानी दोस्तों अम्मान हो जाएगी। 33 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों बात की जाए जॉर्डन की मुद्रा, अगर यहाँ पे जॉर्डन की मुद्रा की बात की जाए
तो मुद्रा दोस्तों क्या होती है, दिनार होती है। क्या होती है दोस्तों, दिनार होती है। ठीक है, आगे आ जाएंगे 32 के बाद दोस्तों हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे हो गए। अब 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा दोस्तों यहाँ पे लीव, तोगरोग, क्यास, अमेटिकल। तो मंगोलिया की मुद्रा दोस्तों हमारा हो जाएगा तोगरोग, यानी 34 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसकी मंगोलिया की राजधानी की बात की जाए दोस्तों, राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है दोस्तों उलन बटोर है। क्या है दोस्तों, उलन बटोर, उलन बटोर। ठीक है, ये होता है इसकी मतलब राजधानी है किसकी, मंगोलिया की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश दोस्तों है हमारा इंडोनेशिया है। यानी कि 35 का अगर देखें तो डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों अब वर्ष 2023 के अनुसार अगर हम देखें मतलब भारत जो है, भारत हमारा दोस्तों क्या है, प्रथम पे है। भारत प्रथम पे है और चीन जो है दोस्तों, चीन द्वितीय पे है। चीन हमारा द्वितीय पे है और ये एक हमारा क्या है, इंडोनेशिया तृतीय पे है दोस्तों। यहाँ पे इंडोनेशिया जो है ये यहाँ पे देख लीजिए तृतीय पे बता के रखा है। ठीक है, चलिए वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार है बताया गया दोस्तों। ठीक है, 35 के बाद दोस्तों हम लोग 36 पे अगर आ जाएंगे तो 36 में दिया गया है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। गुयाना का दोस्तों, यहाँ पे गुयाना का, ब्राजील का, कोलंबिया का, इक्वेडोर का। दोस्तों 36 का हमारा जो राइट हो जाएगा बी, यानी कि ब्राजील के साथ। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों, तो वो हो जाएगा ब्राजील का। यानी कि 36 का अगर हम देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर पे आ जाएंगे और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो 37 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों गोदावरी, यानी कि 37 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब गोदावरी दोस्तों अगर इसकी लंबाई कहा जाए, क्या पूछा, निम्नलिखित में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी पूछा गया था, तो गोदावरी की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये लंबी कितनी है दोस्तों, गोदावरी लंबी गोदावरी हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 1465 किलोमीटर दोस्तों, 1465 किलोमीटर। अब अगर भारत की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या है, गंगा है। क्या है दोस्तों, गंगा। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी दी गई है, 2,52,512 2,52,512 मीटर दोस्तों ये हो जाएगी। ठीक है, इतनी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर भारत की बात की जाए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो है 2,52,512 मीटर है। और अगर यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो लंबी कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी है लंबी गोदावरी है जो कि 1465 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 37 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और ये दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे हमारा दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को। दोस्तों 10 दिसंबर हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 का डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर कौन से सन में की गई थी, 1948 में की गई थी। तो 10 दिसंबर 1948 में की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हर वर्ष दोस्तों 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। होप सो दोस्तों
अभी तक आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के सुझाव या डप्ट वहां पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो से हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको नई नई अपडेट आपको ससमय मिलती रहे। और दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सामान्य ज्ञान का पार्ट खत्म होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों हिंदी पढ़ने के लिए, और हिंदी हमारे यहाँ से अभी हिंदी स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, कि दोस्तों क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं, क्रिया के उत्तम रूप को कहते हैं, क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 114 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 114 के बाद दोस्तों हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन, और 115 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। अब दोस्तों भूतकाल के कह रहा कितने भेद हैं, तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने? अब भूतकाल दोस्तों होता क्या है? जो समय बीत चुका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो उसी की बात भूतकाल की बात की गई है। तो बीते हुए समय को हम लोग क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। तो अब भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भेद हमने जान लिया दोस्तों, कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 115 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर वो 6 भेद की बात कर लें दोस्तों, तो फर्स्ट भेद होता है हमारा सामान्य भूतकाल होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा जो दिया गया है वो होता है आसन्न भूतकाल होता है। दोस्तों क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। तीसरे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तीसरा हमारा होता है पूर्ण भूतकाल होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? पूर्ण भूतकाल होता है। तीसरे के बाद दोस्तों अगर चौथे की हम बात करें, चौथा जो होता है हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल होता है। पांचवें की बात की जाए दोस्तों, तो संदिग्ध भूतकाल होता है। क्या होता है दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। और छठे की बात की जाए तो हेतु मद भूतकाल होता है। यहाँ पे दोस्तों हेतु और फिर हेतु मद ये भूतकाल होता है। हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये भूतकाल आ गए। तो इतने ये हमारे भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, ये होते हैं दोस्तों हमारे 6। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 116 नंबर और 116 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है तद्भव शब्द बने हैं। अब दोस्तों तद्भव शब्द बने हैं, इसने कहा हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। बिल्कुल सही है दोस्तों, तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के कुछ शब्दों के बदलाव से बने होते हैं। तो 116 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द क्या होता है? निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो यहाँ पे तत्सम पहचानने की बात कह रहा है कि इसमें कौन सा? तो तत्सम हमारा हो जाएगा दोस्तों निद्रा। यानी कि 117 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 117 के बाद दोस्तों हम लोग 118 नंबर क्वेश्चन, और 118 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। दोस्तों क्या पूछा? सही नहीं है, वो बात बताना है पर्याय शब्दों का। तो पर्याय शब्दों का पाठशाला, विशाल, विद्यालय, स्कूल, और नारी, महिला, औरत। तो फिर यहाँ पे पहाड़, पर्वत, पुस्तक, और आग, अनिल, अनल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पाठशाला चाहे स्कूल को कहो या विद्यालय कहो या फिर स्कूल कहो, यानी कि ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा नारी कहो या महिला कहो या औरत कहो, तीनों एक ही चीज के अलग अलग प्रकार हैं। अब यहाँ पहाड़, पर्वत, पहाड़ और पर्वत तो दो एक ही प्रकार है, कह लीजिए एक ही से मिलता जुलता है, लेकिन पुस्तक तो डिफरेंट हो गई ना। तो यहाँ पे गलत हमारा कौन सा है?
यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन गलत है, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का आग, अनिल, अनल ये सब आग के पर्यायवाची है। तो 118 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने आपको अंतर बताया क्योंकि हमें पुस्तक दिया गया, पुस्तक न दिया होता, इसी से मिलता जुलता कुछ दिया होता तो हमारा राइट हो जाता, लेकिन ये गलत है, गलत पूछा तो यही गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर, और 119 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। विलोम शब्द युग्म हमको बताना, आदान का प्रदान बिल्कुल सही दोस्तों, और आदान का निदान ये दोस्तों गलत है। प्रदान का विधान, आदान का समाधान ये दोनों तीनों सब गलत है दोस्तों। तो आदान का प्रदान यानी कि 119 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 119 के बाद दोस्तों हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का हो जाएगा दोस्तों अन्य या उसका, दूसरा तथा, सब, परंतु, परंतु अपना। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं कि दूसरा और तथा, यानी कि 120 का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 120 के बाद दोस्तों हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन, और 121 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। जो काम, यहाँ पे जो शब्द, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। 121 का हो जाएगा जो काम करना कठिन हो वो होता है दुष्कर। 121 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 121 के बाद दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा कि पक्षी पेड़ों पर अपना डाट डाट बनाते हैं, सही शब्द भरिए। पक्षी पेड़ पर अपना क्या बनाते हैं, नीड बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड बनाते हैं, नींद बनाते हैं। तो नीड बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, नीर नींद मत कहिए। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं, यानी कि 122 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 122 के बाद दोस्तों 123 नंबर पे आ जाएंगे, और 123 नंबर क्वेश्चन कहा है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु जो है हमारा उपसर्ग शब्द है, इससे बना शब्द हो जाएगा, अनु से अनुचर हो जाएगा। अनुपमा नहीं सही है, अंतर, अनुत्तर नहीं, अनुचर हो जाएगा। 123 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 123 के बाद दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन, और 124 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ में अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है, अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 124 का हमारा प्रत्यय जो पीछे लगता है तो भुलक्कड़ यानी कि अक्कड़, तो यानी कि 124 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 125 नंबर क्वेश्चन, और 125 नंबर क्वेश्चन में कहा है गीतांजलि का संधि सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीता धन अन्य, गलत है दोस्तों। गीत धनजलि गलत है। गीतान धन अंजलि ये भी गलत है। गीत धन अंजलि यानी कि 125 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, गीत धन अंजलि। अगला देखेंगे 125 के बाद दोस्तों हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन, और 126 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा सभी मिलकर स्कूल जाता है कहा गया है, तो सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट शुद्ध वाक्य हो जाएगा डी ऑप्शन। तो 126 का हमारा डी यानी कि सभी मिलकर स्कूल जाता है तो सभी साथ स्कूल जाते हैं। 126 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल राइट हो गया। आगे दोस्तों यानी कि हमारा 127 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि रसोई घर में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास। दोस्तों तत्पुरुष समास है। 127 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 128 नंबर, और 128 नंबर क्वेश्चन में है मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूं का कर्मवाच्य रूप क्या हो, मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। 128 का हमारा डी मुझसे खाया जाता है। 128 का हमारा
डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 128 के बाद दोस्तों 129 नंबर, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 129 का हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि 129 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं रोज पढ़ता हूं तो कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 130 नंबर क्वेश्चन, और 130 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 130 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये सब चिन्ह तो आप समझते हैं, ये हमारा मतलब विस्मयादिबोध यानी कि संबोधन कह सकते हैं, यह प्रश्नवाचक है, और ये हमारा स्लैश सिंबल है। ठीक है, आगे देखेंगे 130 के बाद दोस्तों 131 नंबर क्वेश्चन, और 131 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहारे का अर्थ है, यानी कि खुशी मनाना, यानी कि खुशी होना तभी तो घी के दिए जलाना। दोस्तों 131 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 131 के बाद दोस्तों 132 नंबर, 132 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। लोक की उक्ति, यही हमारा क्या हो जाएगा, लोकोक्ति का समान अर्थ हो जाएगा। 132 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 132 के बाद दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन, और 133 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ पे वीर रस की बात की गई है, यानी कि 133 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मतलब यहाँ पे 134 नंबर, अब 134 नंबर में पूछा गया कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 16 मात्राएं होती है, यानी कि 134 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 134 के बाद दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। दोस्तों ये है हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार में जब कोई वर्ड दो बार किसी वर्ड की पुनरावृत्ति हो तो वहां पे, और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक घटा ये है और एक घटा ये है। यहाँ पे पहले घटा का अर्थ है दोस्तों, घटा का यानी मेघ, मेघा मतलब बादल से है, मेघ से है, और दूसरे घटा का मतलब कम से है कि बहुत घटा, यानी कि घटा करके हमको दिया है। ठीक है, ये शब्द से हुआ। तो कुल मिलाकर के 135 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 135 के बाद दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन, और 136 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के दोस्तों दो भेद होते हैं। 136 का दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों स्वर होता है, और एक होता हमारा व्यंजन होता है। यही हमारा दोस्तों वर्णों के भेद हो गए। तो वर्णों के कितने भेद हो गए दोस्तों, दो। तो 136 का देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 137 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हमको बताना है। मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। मालिक जो है दोस्तों हमारा पुल्लिंग है, कहार भी पुल्लिंग है, पाठक भी पुल्लिंग है, और योगिनी जो शब्द है हमारा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। 137 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे नायिका हमारा स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु हमारा स्त्रीलिंग है, धावक जो है ये हमारा पुल्लिंग है, यानी कि धावक क्या होता है, दौड़ता है, तो पुल्लिंग हुआ दोस्तों। 138 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दो, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई डाउट या डप्ट हो, या आपका कोई राय या सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके किसी प्रकार का डाउट या डप्ट अपना
भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, साथ में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी किसी प्रकार का रेलवे एग्जाम हो या यूपीपी एग्जाम हो या यूपी लेखपाल हो या अदर कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, दोस्तों मंडी एग्जामों में से उन सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं, साथ में ऑफिशियली ऑथेंटिकेट पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी एएलपी का आ चुका है, तो एएलपी का भी यहाँ पे सीरीज जल्द ही चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा 138 के बाद दोस्तों हमारा 139 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 139 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि शिक्षक का बहुवचन है शिक्षकों, शिक्षका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों शिक्षकगण, यानी कि 139 का यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 139 के बाद दोस्तों हम लोग 140 नंबर क्वेश्चन। और 140 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कपड़ा खरीदा दोस्तों, ठीक है, कपड़ा का जो यहाँ पे रेखांकित दिया गया, इसमें हमको बताना है कि कौन सा कारक है। दोस्तों यहाँ पे कर्ता कारक है, करण कारक है, या कर्म कारक है, या अधिकरण कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दो दोस्तों, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, मतलब ऐसा है दोस्तों, से, कर्ता ने कर्म से, तो यहाँ पे कपड़ा से कपड़ा लिया है ना, तो कर्म कारक हो जाएगा। 140 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन। और 141 नंबर क्वेश्चन में कहा कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी पतंग है दोस्तों, यह मेरी में लगा हुआ है ना प्रश्न रेखांकित, तो दोस्तों ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 141 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जहां पे यह आ जाए, वे आ जाए, या फिर वह आ जाए, तो ये सारे क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 141 के बाद दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो गुणवाचक विशेषण है, यानी कि 142 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 142 बाद दोस्तों हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन। और 143 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चार्चा, चर्चित, चर्या। दोस्तों चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित है, तो 143 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 143 पर दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन। जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की है। तो मैथिली शरण गुप्त की हमारा जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 144 का यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी, जयद्रथ वध, यानी कि 144 का बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया है कि अतीत के चलचित्र। अब यहाँ पे कहा अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो वो है महादेवी वर्मा की। तो 145 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 145 के बाद दोस्तों हम लोग 146 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों का गद्यांश पढ़ करके इसका आंसर देंगे। हमने दोस्तों आपको बता रखा है कि जब भी गद्यांश या पद्यांश दिया हो तो सबसे पहले उन सारे गद्यांश पद्यांश को पूरा ना पढ़ करके उनके सारे क्वेश्चनों को आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन जब रीड कर लेंगे तो उसके बाद आप गद्यांश को पढ़िएगा, उसके बाद उनका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहा गया कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वन लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया 47 नंबर में, आश्रय स्थल से अभिप्राय है भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान, आश्रम का स्थान। अगला क्वेश्चन है इसमें, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है, वनों के कारण, धरती के कारण, किसानों के कारण, या समुद्रों के कारण। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे दिया है
कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। आगे बढ़ेंगे, कहा वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ रखना, वनों को बचाना। अब ये हमने तो ऑप्शन सारे पढ़ लिए और क्वेश्चन भी पढ़ लिए, और अब आते हैं हम पैसेज पढ़ करके इन सारे क्वेश्चनों का हम लोग आसानी से जवाब देते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 146 नंबर क्वेश्चन ये है, और अब हम पैसेज पढ़ते हैं। कहा गया है कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। अब देखिए यहाँ पे पहले ही हमको मिल चुका, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है यहाँ पे विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वनों का महत्व समझना, यानी कि 146 का देखा जाएगा तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब आगे 147 नंबर क्वेश्चन में भी कहा कि वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता, आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पे आश्रय स्थल से अभिप्राय है भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान, आश्रम का स्थान। तो दोस्तों आपको बता दूं, रहने का स्थान ये हमारा क्या हो जाएगा, 147 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आश्रय स्थल से अभिप्राय देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में दिया भी गया है कि यहाँ पे वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी है। मतलब इनको रहने के लिए, यानी कि रहने का स्थान, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 147 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 148 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। आप पढ़ते हैं, वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिसमें हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृतधार संयोज कर प्रवाहित हो रही। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृतधार संयोज कर प्रवाहित हो रही हैं। अब यहाँ पे कहा नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा, वनों के कारण ही नदियों अपने भीतर जल की अमृत धारा संयोज कर प्रवाहित हो रही है। तो वनों के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो 148 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 148 बाद 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर। अब देखिए, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यहाँ पे देखिए, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यहाँ पे देखिए, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, वर्षा कराने में सहायक बनकर, यानी कि 149 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा सीरीज का भी अंतिम क्वेश्चन होगा, पैसेज का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा है कि वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। वनों के संरक्षण से अभिप्राय दोस्तों हमारा किस चीज से है, वनों को बचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 150 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आशा करता हूं आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आप कोई वीडियो इस चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं, आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के राय या सुझाव को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।